सप्त सिंधु की सीमाओं को लांघकर जब आर्यों के रथ गंगा यमुना के मैदानों में पहुंचे तो न सिर्फ भारत का नक्शा बदला बल्कि शासन करने का तरीका भी बदल गया। आइए उत्तर वैदिक काल की इसी इंटरेस्टिंग जर्नी पर हम चलते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये क्लासेस गवर्नमेंट एग्जाम प्रैप में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। आज हम उत्तर वैदिक काल के भूगोल और राजनीतिक जीवन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। इस टाइम पीरियड तक आते आते ऋग्वैदिक संस्कृति में बहुत सारे चेंजेज आ चुके थे। अब हम वैदिक जो संस्कृति थी उसके अंत की तरफ अग्रसर थे। जो ऋग्वैदिक संस्कृति थी, ऋग्वैदिक जो काल था, उसका जो टाइम पीरियड है, ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड माना जाता है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। और जो उत्तर वैदिक काल है, यानी जब बाद में जो वेद रचे गए, जिस काल में रचे गए, उसका जो टाइम पीरियड माना जाता है उत्तर वैदिक काल का, वो माना जाता है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। तो यहाँ तक इस काल की संस्कृति में बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे। न केवल संस्कृति में बल्कि वहाँ के भूगोल में, समाज में, राजनीति में और आर्थिक जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए। आज हम उन्हें एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के भूगोल की। भूगोल यानी उनका जो भौगोलिक क्षेत्र था, इसे हम मैप से समझते हैं। जो ऋग्वैदिक काल था वो यहाँ अफगानिस्तान से, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर यहाँ तक गंगा यमुना तक फैला हुआ था। इसे हम कहते थे सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का क्षेत्र। इससे आगे वो नहीं बढ़े थे। अफगानिस्तान से लेकर गंगा यमुना की सीमाओं तक वो रहते थे। और दक्षिण में जो अरावली पर्वत है वो वहां तक फैले हुए थे। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में के आर्यों ने गंगा यमुना, ये जो गंगा यमुना नदियां हैं, इनको क्रॉस करके जो पूर्वी क्षेत्र है उनमें बसना शुरू कर दिया। अब ये लोग गंगा यमुना के को क्रॉस करके बिहार तक फैल गए थे, यानी कि पूर्व तक वो उन्होंने अपना जो उनका रहन सहन था वो वहां तक चले गए थे। अब जो ये जानकारी हमें मिलती है, ये हमें कहाँ से मिलती है? इनके स्रोत क्या हैं? जानकारी के स्रोत क्या हैं? ऋग्वैदिक काल था जो उसका एकमात्र स्रोत था ऋग्वेद। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है इसमें बाकी के 3 वेद रचे गए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इन तीनों ग्रंथों से, इन तीनों वेदों से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांत, वेदांग, ये सभी उत्तर वैदिक काल में रचे गए थे। आरण्यक और उपनिषद, तो इन सभी से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो ये इसके जानकारी के स्रोत हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम इनके विस्तार की। अभी मैप से हमने समझा जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो अफगानिस्तान से लेकर गंगा यमुना के क्षेत्र तक, यानी जिसे हम सप्त सिंधु का क्षेत्र कहते हैं, वहां पर रहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते उन्होंने गंगा और यमुना को क्रॉस करके पूरे पूर्वी भारत तक वो फैल गए थे। तो इनके विस्तार की हम बात करें, जो उत्तर वैदिक काल के आर्यों का विस्तार था वो मुख्यतः कहाँ था, जिसे हम आज कहते हैं गंगा यमुना, गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना के दोआब में अब वो रहने लगे थे। और उस समय पर जो गंगा यमुना का दोआब है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था ब्रह्म ऋषि देश। ब्रह्म ऋषि देश इस क्षेत्र को कहा जाता था, यानी जो जहाँ पर गंगा यमुना नदियां बहती हैं, गंगा यमुना से सिंचित जो एरिया है उसे ब्रह्म ऋषि देश उस समय पर कहा जाता था। जो उत्तर वैदिक काल है इसकी दक्षिणी सीमा की हम बात करें, जो साउदर्न बाउंड्री है इसकी, तो वो अब अरावली से आगे बढ़कर वो विंध्याचल तक, नर्मदा नदी तक आ गए थे। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी उनकी दक्षिणी सीमा थी। पूर्वी सीमा में ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि उन्हें जो पूर्वी हिमालय है उसकी जानकारी नहीं थी, वो सिर्फ पश्चिमी हिमालय के बारे में जानते थे। लेकिन अब वो पूर्वी सीमा तक फैल गए थे, पूर्वी हिमालय की उन्हें जानकारी हो गई थी। वहां पर जो गंडक नदियां हैं बिहार में, गंडक या फिर जिसे सदानीरा नदियां बिहार में, यहाँ तक आकर बस गए थे। अब उत्तरी सीमा इनकी हिमालय हिमालय थी, और जो पश्चिमी सीमा थी, पश्चिमी सीमा वो कहाँ तक थी? अफगानिस्तान। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे क्रॉस एक प्लस का साइन बनाइए। यहाँ पर उत्तर में हिमालय, अफगानिस्तान, बिहार और यहाँ पर एमपी। पश्चिम, उत्तर, पूर्व और दक्षिण। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी दक्षिणी सीमा हो जाएंगी, इसका भौगोलिक विस्तार होगा।
अब उन्हें पूर्वी हिमालय की भी जानकारी हो गई थी, पूर्वी हिमालय के बारे में जानने लगे वो, क्योंकि बिहार तक अब वो रहने लगे थे तो ऑब्वियसली उन्हें पूर्वी हिमालय की जानकारी होगी। और जो हिमालय से लेकर, यहाँ से लेकर उत्तर में हिमालय और दक्षिण में नर्मदा नदी तक जो क्षेत्र था, इसे क्या कहा जाता था? हिमालय से लेकर, हिमालय से नर्मदा के बीच का जो क्षेत्र था, इसे कहा जाने लगा अब आर्यावर्त। इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि जो आर्यवर्त था वो कहाँ से कहाँ तक था, उसकी सीमाएं क्या थी। तो ये था उत्तर वैदिक काल का भूगोल या भौगोलिक क्षेत्र। अब हम चलते हैं इसके राजनीतिक जीवन की। ऋग्वैदिक काल में लोग कहाँ रहते थे? कबीलों में रहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते बहुत सारे कबीले मिलकर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण अब करने लगे थे। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? जानकारी हमें वही 3 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, जो भी बाद के वैदिक संस्कृति में जो वेद रचे गए थे, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, ये सब रचे गए थे, उनसे हमें इस काल की जानकारी मिलती है। अब क्या हुआ? आर्यों के जीवन में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। आर्यों के जीवन में परिवर्तन अब होने लगे थे। क्या परिवर्तन हुए इस टाइम पीरियड में? पहले जो आर्य थे वो अस्थायी निवास करते थे, यानी नोमैडिक लाइफ थी उनकी। आज यहाँ रह रहे हैं तो कल कहीं और रह रहे हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते अब क्या हुआ? उनका जो निवास था वो स्थायी हो गया था, स्थायी हो गया था। और दूसरा, निवास स्थायी हुआ तो इससे क्या हुआ? बड़े बड़े राज्यों का निर्माण हुआ। बड़े राज्यों का निर्माण अब होने लगा था, जिन्हें क्या कहा जाता है? जनपद। जनपद जिन्हें कहा जाता है। तीसरा क्या परिवर्तन आया? अब जो राजा था, राजा के अधिकारों में वृद्धि हो गई। ऋग्वैदिक काल में राजा के पास कुछ खास अधिकार नहीं थे। उसका काम क्या था? सिर्फ कबीले का नेतृत्व करना, और अगर कोई युद्ध हो जाता है तो उसमें कबीले का नेतृत्व करना, यही काम राजा का होता था। लेकिन अब जो राजा था उसके अधिकारों में वृद्धि हो गई थी। राजा के कुछ अधिकारी भी सामने आते हैं, प्रमुख अधिकारी आने लगे। अब अधिकारियों की जानकारी हमें मिलती है। ऋग्वैदिक काल में जो कर था वो स्वेच्छा से दिया जाता था, वो मैंडेटरी नहीं होता था। लेकिन अब वो जो टैक्स था, कर था, उसे अनिवार्य कर दिया गया कि अब मैंडेटरी जो टैक्स था वो मैंडेटरी कर दिया गया। अब सभी को, जो उस जनपद में रहने वाली जनता थी, उसे कुछ कर राजा को देना होता था और ये मैंडेटरी था। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं जनपद। जनपदों का निर्माण कैसे हुआ? पहले छोटे छोटे कबीले थे ऋग्वैदिक काल में, लेकिन अब वो कबीले मिलकर, जो छोटे कबीले थे, कबीलों ने मिलकर जनपद का, बड़े राज्यों का निर्माण किया। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल आते हैं, जैसे एक भरत जन था। जन, जिसे ऋग्वैदिक काल में जो कबीले होते थे उन्हें जन कहा जाता था। भरत जन और पुरुजन, इन दोनों ने मिलकर बनाया कुरुजन, कुरु जनपद। यहाँ पर राज्य को क्या कहा जाने लगा? जनपद कहा जाने लगा था। फिर इसके बाद एक था तुर्वस जन और दूसरा था क्रिविजन। इन दोनों ने मिलकर बनाया पांचाल जनपद। और इसी समय पर, इसी काल में, यानी उत्तर वैदिक काल में ही हमें सबसे पहले, सर्वप्रथम राष्ट्र शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। सबसे पहले राष्ट्र शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? उत्तर वैदिक काल में। तो इस तरीके से छोटे छोटे कबीलों ने मिलकर बड़े बड़े जनपद बना लिए। अब बात आती है राजा के अधिकारों की। राजा के अधिकारों में क्या क्या चेंजेस आए? हमने पढ़ा ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे उनका कोई स्थायी निवास नहीं था, वो नोमैडिक लाइफ जीते थे। लेकिन अब आर्य, जो आर्य थे वो स्थायी निवास करने लगे, स्थायी निवास करने लगे थे। इससे क्या हुआ? भूमि का महत्व बढ़ा। अब अगर स्थायी निवास वो करने लगे थे तो उन्हें रहने के लिए एक जमीन भी चाहिए थी।
तो इससे क्या होगा, भूमि का महत्व बढ़ेगा। जिससे क्या हुआ, अब भूमि का महत्व बढ़ा तो राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। राजा के जो अधिकार थे और उसकी जो शक्तियां थी, शक्तियों में वृद्धि होगी, शक्तियों में वृद्धि हुई। पहले राजा को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था, गोपति। अब भूमि, क्योंकि वहां पर गाय का महत्व ज्यादा था, लेकिन इस काल में भूमि का महत्व ज्यादा हो गया, तो अब राजा को क्या कहा जाने लगा, राजा को कहा जाने लगा भूपति, यानी भूमि का स्वामी। भूपति का मीनिंग क्या होता है, भूमि का स्वामी। अब यहाँ तक, इस काल तक आते आते जो राजा थे, राजा बड़ी बड़ी उपाधियां लेने लगे, टाइटल वो धारण करने लगे, अब उपाधियां धारण करने लगे। जैसे अगर कोई राजा उत्तर का राजा है, उत्तर का राजा, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा विराट। पूर्व का राजा है, पूर्व का जो राजा होगा उसे कहा जाएगा सम्राट। इसके बाद जो दक्षिण का राजा होगा, दक्षिण के राजा को क्या कहा जाएगा, भोज कहा जाएगा। और जो पश्चिम का राजा होगा, पश्चिम के राजा को कहा जाएगा स्वराट। तो पश्चिम के राजा को क्या कहेंगे, स्वराट। और जो मध्य देश था, यानी जो भारत का जो मिडिल का रीजन है, उसे वहां पर राजा को क्या कहा जाने लगा, मध्य देश में राजा को राजा ही कहा जाता था। पहले क्या था, जो सभा और समिति होती थी वो राजा पर अपना पूरा कंट्रोल रखती थी। सभा और समिति थी जो वही राजा का निर्वाचन करती थी, वही उसे चुनती थी। लेकिन यहाँ तक आते आते जो राजा पर सभा और समिति का नियंत्रण समाप्त हो गया। नियंत्रण यहाँ तक समाप्त हो गया था। इससे क्या हुआ, जो सभा और समिति थी, सभा समिति और जो दूसरी संस्थाएं थी, उनका महत्व कम हो गया, महत्व कम हुआ। और जो विदत नाम की जो संस्था थी, विदत, विदत को खत्म कर दिया गया। यहाँ पर आते आते वो समाप्त हो गई। अब जो बाद में जो वेद लिखा गया, यानी जो अथर्ववेद था, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की, यानी राजा की दो पुत्रियां कहा गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ तक आते आते जो राजा था वो कितना शक्तिशाली हो गया था। सभा और समिति अब उसके पूरे तरीके से कंट्रोल में आ गई थी। अब जो राजा था, पहले ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, पूजा होती थी, यज्ञ वगैरह कराई जाती थी, लेकिन खुले आसमान में होती थी, इतना ज्यादा यज्ञों का प्रचलन नहीं था। लेकिन यहाँ तक आते आते अब जो राजा थे वो बड़े बड़े यज्ञ कराने लगे, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन अब होने लगा था। अब जो राजा की उत्पत्ति कैसे होती है, राजा की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो हमें कहाँ पर मिलता है, वो हमें मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण से हमें राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत देखने को मिलता है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख है। राजा परीक्षित का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, अथर्ववेद में। और राजा परीक्षित को अथर्ववेद में क्या कहा गया है, मृत्युलोक का राजा। अब आती है बात राज्याभिषेक की। अगर राजा होगा तो उसका राज्याभिषेक भी होगा। राज्याभिषेक, अब राजा क्या कराने लगा, अपना राज्याभिषेक कराने लगा, कोरोनेशन कराने लगा। और उसके लिए क्या होता था, कोरोनेशन। इसके लिए राजसूय यज्ञ कराया जाता था। राजसूय यज्ञ द्वारा किसी भी राजा का राज्याभिषेक होता था। और जो ये राजसूय यज्ञ है, इसका उल्लेख हमें मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट ब्राह्मण माना जाता है। अब आप मुझे बताइए, जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें
किस चीज का उल्लेख हमें देखने को मिलता है? राजसूय जो यज्ञ होता था उसमें क्या होता था, जो राजा था, राजा को 17 प्रकार के जलों से, यानी आप कह सकते हैं कि 17 प्रकार के जो अ, जल स्रोत होते थे, जैसे तालाब, झील, अलग अलग नदियों का, ऐसे 17 प्रकार के जलों से राजा का अभिषेक किया जाता था राजसूय यज्ञ में। जब कोई राजकुमार राजा बनने वाला होता था तो उसे 17 प्रकार के जलों से उसका अभिषेक किया जाता था। अब बात आती है राजा के प्रमुख अधिकारी कौन थे। ये जो टॉपिक है राजा के प्रमुख अधिकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप एंशियंट हिस्ट्री में लीजिए या मेडिवल हिस्ट्री में लीजिए, तो राजा के अधिकारियों से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो राजा के अधिकारी थे उन्हें क्या कहा जाता था, रत्निन उन्हें कहा जाता था। राजा के अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था और इनकी संख्या कितनी होती थी, 12। संख्या में ये 12 होती थी। पहला होता था सेनानी, दूसरा पुरोहित, तीसरा होता था महिषी। कि महिषी कौन होती थी, जो राजा की मेन रानी होती थी, राजा की पटरानी जिसे कहते हैं, राजा की मेन रानी, उसे महिषी कहा जाता था। ये भी राजा के प्रमुख अधिकारियों में से एक थी। फिर होता था युवराज, पटरानी का बेटा, उत्तराधिकारी आप इसे कह सकते हैं। दूसरा होता था ग्रामीणी, ग्राम का मुखिया। फिर होता था भागदूत। ये भागदूत क्या होता था, ये कर संग्रह करने वाला होता था। फिर आता है संग्रहिता। संग्रहिता का काम क्या होता था, ये था कोषाध्यक्ष। जो राजा का कोष होता था, खजाना होता था, ये उसका अध्यक्ष होता था। फिर था रथकार, जो रथ बनाता था। एक होता था सूत, रथ बनाने वाला। 10वां होता था पालागल। ये क्या होता था, हंसाने वाला, राजा को, राजा का मनोरंजन करने वाला। 11वां कौन होता था, 11वां होता था गोवी कर्तन। गोवी कर्तन खेलों में राजा का साथी होता था। और एक होता था अक्षवाक। ये कौन होता था, ये लेखाकार होता था। जो राजा के काम होते थे उनका लेखा जोखा रखता था। अब इन सब के अलावा इनका एक और अधिकारी होता था, जिसे कहते थे हम वज्रपति। उसका नाम था वज्रपति। और ये कौन होता था, ये पुलिस अधिकारी होता था। अभी देखिए, जो ये नाम है, ये बहुत इजी नाम है, इन्हें आप आराम से पहचान सकते हैं, इनका क्या काम होता था। लेकिन जो ये बहुत थोड़े से डिफिकल्ट नाम हो जाते हैं, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये आपको याद करने बहुत जरूरी है। अब बात आती है कर की, टैक्स। ऋग्वैदिक काल में क्या था, जो टैक्स था, कर था, वो मैंडेटरी नहीं था, लोग अपनी इच्छा से देते थे। और क्या देते थे कर के रूप में, दूध, दही, फ्रूट्स, ये सारी चीजें राजा को कर के रूप में दी जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो कर था वो अब अनिवार्य हो गया, अनिवार्य और नियमित। और जो उत्पादन होता था, जो प्रोडक्शन का 1/16 भाग, 16वां भाग लोगों को कर के रूप में राजा को देना होता था। जो वैश्य वर्ग होता था, वैश्य वर्ग, वैश्य वर्ग ही कर देता था। ऐसा कहाँ पर मेंशन है, ऐसा मेंशन है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में ये लिखा गया है, इसका उल्लेख किया गया है कि जो वैश्य वर्ग था वो ही कर देगा। अब इस वैश्य वर्ग के लिए दो शब्द यूज हुए हैं। एक है अनश्य बलीकृत, अनश्य बलीकृत। इसका अर्थ क्या है, दूसरे को बलि देने वाला। बलि का मतलब यहाँ पर क्या है, टैक्स, कर। और दूसरा है अनस्याद, नस्याद्य। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है दूसरे द्वारा उपभोग में आने वाला।
जो दूसरा जिसका यूज करता है। तो ये था उत्तर वैदिक काल का टेक्स्ट। अब बात आती है सेना की। सेना का रूप वहां पर कैसा था? ऋग्वैदिक काल की तरह यहाँ पर भी क्या था, स्थायी सेना नहीं होती थी। स्थायी सेना नहीं होती थी। और जब जब भी जरूरत होती थी तो जो गांव के युवक थे, गांव के जो जवान बच्चे होते थे, युवकों को सेना में भर्ती कर लिया जाता था। जब भी कोई युद्ध वगैरह होता था तो ऐसा कब किया जाता था? युद्ध के समय पर ऐसा किया जाता था। स्थायी सेना इस समय पर भी नहीं थी। तो ये था उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। अब हम कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं। जो उत्तर वैदिक काल का जो भूगोल हमने पढ़ा, जो राजनीतिक जीवन हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? नहीं, जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्य लोग किस भौगोलिक क्षेत्र में आकर रहने लगे थे? सप्त सिंधु, कुरु पांचाल, गांधार और मगध। तो सप्त सिंधु का जो क्षेत्र था ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग ऋग्वैदिक काल का ये क्षेत्र माना जाता है। गांधार ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ऑलरेडी था। मगध का क्षेत्र तो ये भी नहीं होगा। तो बेसिकली क्या होगा, इसका आंसर होगा कुरु पांचाल क्षेत्र। अभी हमने पढ़ा कुरु पांचाल क्षेत्र था जो उत्तर वैदिक काल के आर्यों का वो भौगोलिक केंद्र था। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में जिस नदी का महत्व सर्वाधिक बढ़ा वह थी? सिंधु, सरस्वती, गंगा और यमुना। यानी जो ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी वो थी सरस्वती। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते भूगोल बदला, भूगोल बदलने के साथ शासन बदला, उनकी जो नदियां थी वो भी अब थोड़ा डिफरेंट हो गई थी। तो हमें बताना है उत्तर वैदिक काल में कौन सी नदी का सबसे ज्यादा महत्व था। तो जो सिंधु सरस्वती है ये सप्त सिंधु की नदियां हो जाती है, ये नहीं होगी। यमुना का भी नहीं है। तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी का महत्व यहाँ पर इस काल में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। थर्ड क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार का मुख्य कारण क्या था? तो क्यों जो आर्य लोग थे वो उत्तर वैदिक काल तक आते आते पूर्व की तरफ उन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया था? इसका कारण क्या था? व्यापार, लोहे का प्रयोग, समुद्री संपर्क, युद्ध नीति। तो इसका जो आंसर क्या होगा, ज्यादा प्रयोग हमें देखने को मिलता है। लोहे का आविष्कार हुआ, लोहे का प्रयोग होने लगा। तो क्या क्या आर्यों ने जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया। तो जंगलों को साफ करना उन्होंने शुरू कर दिया। इससे उन्हें रहने के लिए भूमि मिली, इसलिए वो पूर्व की ओर उन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया और पूर्व की तरफ अपना विस्तार उन्होंने किया। तो इसका सही आंसर होगा बी, लोहे का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो राजा की जो सिचुएशन थी, स्थिति थी, वो उत्तर वैदिक काल में कैसी थी? राजा पूर्णतः सभा के अधीन था, राजा का पद वैकल्पिक था, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और राजा केवल धार्मिक प्रमुख होता था। अभी हमने पढ़ा राजनीतिक जीवन में कि उत्तर वैदिक काल था जो उसमें राजा था जो वो सभा के अधीन नहीं था। अब सभा और समिति का जो नियंत्रण था वो राजा पर कम हो गया था। वैकल्पिक भी नहीं था राजा का पद, और ना ही राजा कोई धार्मिक प्रमुख होता था। अब जो राजा था वो भूपति कहलाने लगा था, उसकी शक्तियों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। फिफ्थ क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति अधिक शक्तिशाली हो गई, समाप्त हो गई, केवल धार्मिक संस्थाएं बनकर रह गई, या फिर ऋग्वैदिक काल की तुलना में कमजोर हो गई? तो ऋग्वैदिक काल में जो सभा और समिति थी उनका राजा पर पूरा नियंत्रण था। वही दोनों राजा का निर्वाचन करती थी, राजा का चुनाव करती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते सभा और समिति, उन दोनों की जो सिचुएशन थी वो बहुत कमजोर हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। और अथर्ववेद में कहा गया है सभा और समिति राजा की दो पुत्रियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख राजनीतिक इकाई क्या थी? ग्राम, विश्व, जन और जनपद। तो जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जो राजनीतिक इकाई थी वो क्या थी? वो थी जनपद। जनपद था, छोटे छोटे कबीलों ने, छोटे छोटे जन ने मिलकर जनपद का निर्माण किया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में बड़े राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या माना जाता है? साम्राज्यवाद, गणतंत्र, महाजनपदों का प्रारंभ और नगरों का पतन। तो जो उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े राज्यों का निर्माण हुआ, जनपदों का निर्माण हुआ, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है महाजनपदों का प्रारंभ। यानी जब छोटे छोटे जन मिलकर बड़े बड़े जनपदों का निर्माण करने लगे तो वहीं से महाजनपदों का प्रारंभ शुरू होता है। तो इसलिए इसे महाजनपदों का प्रारंभ माना जाता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपनी स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।